डियर स्टूडेंट्स, आज अपने न्यू चैप्टर पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। पी ब्लॉक के बारे में अपने ने जो बेसिक नॉलेज थी वो 11th क्लास के अंदर अपनों ने देख ली थी। यानी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स किसे कहते हैं, आयनन, एंथैल्पी, इन सभी क्रमों के बारे में अपने ने डिस्कस किया था 11th क्लास के अंदर। अब उसके आगे कुछ और वर्ग आते हैं, जैसे 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। ये जो वर्ग रह जाते हैं वो डिस्कस इस चैप्टर में करेंगे अपने। मतलब थोड़ा बेस अपने पिछले वाला कवर करते हुए साथ साथ में क्या होंगे चलेंगे। तो अपनों ने जो 11th क्लास के अंदर देखे थे वो दो वर्ग देखे थे, एक तो 13वां देखा था और एक 14वां देखा था। 13वें वर्ग के अंदर एलिमेंट्स थे, बोरोन फैमिली देखी थी। बोरोन था, एल्यूमिनियम था, गैलियम था, बोले बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये अपनों ने ट्रिक बनाई थी, यानी थैलियम था। बोरोन फैमिली के अंदर जो 5 एलिमेंट्स थे अपनों ने देखे थे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम देखे थे। और जो वर्ग नंबर 14 था, 14 के अंदर भी क्या थे, 5 एलिमेंट्स थे, जिसे कार्बन फैमिली बोल रहे थे। कार्बन के अंदर भी कितने, यानी जो 14वें वर्ग के अंदर एलिमेंट्स थे वो भी कितने थे, 5 थे। कौन कौन से थे, कार्बन, कार्बन के बाद में सिलिकॉन, कहे शिवजी, सुने एसन, पार्वती, पीपी। मतलब ये ट्रिक बनाई थी कि सी से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसन से टिन, फिर उसके बाद में पीपी से लेड। एसन से क्या था, टिन, और पीपी से क्या था, लेड। ये अपनों ने 11th क्लास के अंदर क्या किए थे, दो वर्ग के बारे में डिस्कस किया था। कौन सी क्लास में किया था, 11th क्लास के अंदर अपनों ने इन दोनों वर्गों के बारे में पढ़े थे। अब इसके बाद में जो 15वां, 16वां, 17वां और 18वें जो वर्ग रह जाते हैं एलिमेंट्स, यानी नाइट्रोजन फैमिली के, ऑक्सीजन फैमिली के, बोरोन फैमिली के, यानी सॉरी फ्लोरीन के और नियोन के, मतलब उत्कृष्ट गैसों के, जो लास्ट वाले रह रहे हैं अपने, वो अपने क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन फैमिली के बारे में फर्स्ट अपना नाइट्रोजन यानी 15वें वर्ग के बारे में आएगा। 15वें वर्ग के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, उसके बाद में एंटीमनी होता है, एसन, एसबी, और लास्ट वाला होता है बिस्मिथ। यानी 5 एलिमेंट्स इसके बारे में 15वें वर्ग के अंदर अपने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो पी ब्लॉक के तत्व की डेफिनेशन होती है कि ऐसा परमाणु जिसके बाह्यतम कोश में यानी अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आता है, यानी कौन से उपकोष में आता है, पी उपकोष में आता है, पी उपकोष के अंदर आता है, उस परमाणु को अपने किस ब्लॉक का तत्व बोल देते हैं, पी ब्लॉक का तत्व बोल देते हैं। जैसे अपने बोरोन का चेक करते हैं तो बोरोन के अंदर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो 2p यानी ns की 2 np1 से स्टार्ट होता है। यानी जो बोरोन फैमिली के इलेक्ट्रॉन्स जितने भी अपने इनका इलेक्ट्रॉन या विनाश भरेंगे, बोरोन का, एल्यूमिनियम का, गैलियम का, इंडियम का, थैलियम का, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन np यानी p1 ही रहेगा इनका। जैसे इसमें 2p1 रह जाएगा, इसमें 2p2, इसमें 3p1, इसमें 4p1, इसमें 5p1, इसमें 6p1। उसी प्रकार से जो कार्बन फैमिली का सामान्य इलेक्ट्रॉन या विन्यास होता है वो क्या था, ns2 np2 था। मतलब लास्ट वाले ऑर्बिटल में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, और लास्ट वाले ऑर्बिटल के अंदर यानी उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और कौन से उपकोष के अंदर रहे हैं, पी उपकोष के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए इसे कौन से ब्लॉक का तत्व कह रहे थे, अपने पी ब्लॉक का तत्व कह रहे थे। जैसे कार्बन का चेक करेंगे तो 2p2, सिलिकॉन का 3p2, जर्मेनियम का 4p2, उसके बाद में जो टिन है उसका 5p2, और लास्ट वाला जो लेड है उसके लिए 6p2। और इसी प्रकार से जो नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉन ये विनाश होगा नॉर्मली वो क्या होगा, ns2 np3 होगा। अपने इन सभी में देख रहे हैं, जैसे कार्बन हो गया यानी बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और नियोन फैमिली। इन सभी में क्या हो रहा है कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से उपकोष के अंदर आ रहा है, पी उपकोष के अंदर आता जा रहा है। और अपने को पता है कि पी उपकोष के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसलिए इनके पी ब्लॉक के जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन सा, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। और जिसमें से 13वें से लेकर 14 तक के वर्ग थे वो अपनों ने कौन सी क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर देख लिए थे। इसके बाद में स्टार्ट अपना कौन से, यानी जो 12th के अंदर चैप्टर स्टार्ट होता है वो डायरेक्ट कौन से, 15वें ब्लॉक से क्या होता है, स्टार्ट होता है। 15वें वर्ग से क्या होता है, ये चैप्टर स्टार्ट होता है।
अब अपने डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, कौन से ब्लॉक पर, यानी कौन से वर्ग पर, 15वें वर्ग पर। मतलब जहां से अपना चैप्टर 12th के अंदर स्टार्ट हो रहा है, तो 15वें वर्ग आता है, वर्ग संख्या 15वां। वर्ग संख्या 15 के अंदर जब एलिमेंट्स देखते हैं तो कौन कौन से होते हैं, तो अपने को पता है कि नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, और उसके बाद में एंटीमनी होता है, और फिर बिस्मिथ होता है। ये टोटल कितने 5 एलिमेंट्स है अपने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। शॉर्ट ट्रिक याद रखनी होती है तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक इसकी याद रख सकते हो। तो ये 15वें वर्ग के क्या होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। 15वें वर्ग में इन एलिमेंट्सों की जब सामान्य यानी अपने सामान्य देखते हैं कि कौन सा धातु है, कौन सा उपधातु है, तो स्टार्टिंग वाले जो नाइट्रोजन और फास्फोरस निकल के आते हैं, ये अधातु निकल कर आते हैं। अधातु का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति नहीं रखते। और इनके जितने भी जो ऑक्साइड बनेंगे वो ऑक्साइड कौन से होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। उसी प्रकार से सेकंड वाले दो देखते हैं अपने, जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी, तो वो कौन से निकल के आते हैं, उपधातु निकल के आते हैं, उपधातु निकल के आते हैं। उपधातु मतलब इनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो लगभग क्या होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। उपधातु है तो मतलब धातु और अधातु दोनों के गुण क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट वाला क्या होता है अपना, जो बिस्मिथ होता है वो क्या होता है, एक धातु होता है, एक क्या होता है, धातु होता है। 15वें वर्ग की सामान्य जब जानकारी देखते हैं तो जो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, एक अधातु है, और आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, उपधातु है, और बिस्मिथ क्या है, धातु है। इससे अपने को ये पता चल रहा है ना कि वर्ग संख्या 15 के अंदर क्या होता है कि जैसे ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धातु अधातु किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, धातु के अंदर बदल रहा है, धातु के अंदर क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्योंकि लास्ट वाला क्या है अपने को पता है, धातु, उससे के बाद में उपधातु है, फिर अधातु है। तो ऐसे कह सकते हैं ना कि वर्ग संख्या 15 में क्या होता है कि जैसे जैसे वर्ग में नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे अधात्विक लक्षण क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और धात्विक लक्षण क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। बिस्मिथ एकमात्र कैसा यौगिक होता है जो कौन सा यौगिक बनाता है, फिर आयनिक यौगिक बनाता है। क्योंकि धातु क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति दिखाती है। धातु का यही सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है कि वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है। जैसे अपनों ने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स देखे थे, दोनों ऑर्बिटल यानी दोनों ब्लॉक, जैसे S1 क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों देखी थी, उनमें क्या था, वो लास्ट वाले और यानी लास्ट वाला जो कक्षक था उससे क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर रहे थे, और क्या बना रहे थे, धनायन बना रहे थे। और उनके जितने भी यौगिक बन रहे थे वो कौन से प्रकृति के थे, आयनिक प्रकृति के थे। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना कि वर्ग संख्या 15 में क्या होता है, स्टार्टिंग वाले दो तो ये धातु होते हैं जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, और दो उपधातु होते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी, और लास्ट वाला जो बिस्मिथ होता है वो क्या होता है, धातु होता है। इससे ये यानी निष्कर्ष निकलता है कि जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं अधात्विक लक्षण क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और धात्विक लक्षणों में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि वर्ग संख्या 15 के लिए धात्विक लक्षणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो लक्षणों का क्रम क्या हो रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये चीज अपने क्या कर देंगे, दिखा देंगे। यानी बिस्मिथ में धात्विक लक्षण सबसे ज्यादा, उसके बाद में एंटीमनी में, फिर आर्सेनिक में, फिर लास्ट वाले अपने को पता है कि ये तो क्या है, अधातु ही है। तो ये क्या हो जाएगा, इनके धात्विक गुणों का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। अब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होता है। तो अपने को पता है कि वर्ग संख्या 15 ही चल रहा है, 15 के अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और उसके बाद में क्या है, बिस्मिथ है। और अपने को पता है कि वर्ग संख्या 15 का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है वर्ग संख्या 15 का, वो क्या होता है, NH2 NP3 होता है। मतलब इनके जो p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो नाइट्रोजन का स्टार्ट करते हैं, तो नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, 1s की 2, 2s की 2, 2p की 3। ये क्या होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है। उसी प्रकार से अपने फास्फोरस देखेंगे, तो फास्फोरस के लिए ये चीज लगा सकता हूं मैं, यानी नियोन तक क्या है, सबसे पहले नियोन तक क्या हुआ, भरे हुए। नियोन का मतलब कि यहाँ पर जो 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, यहाँ तक क्या इलेक्ट्रॉन्स पहले पूरे भरे हुए हैं। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ मैं, दिखा रहा हूँ, मतलब नियोन तक क्या इलेक्ट्रॉनीय विन्यास मैंने दिखा दिया।
ऐसे दिखाने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी क्या हो जाएगी अपनी लाइन बन जाएगी, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर 3p की 3। तो डायरेक्ट यहाँ पे नियॉन लिख दिया, उसके बाद में 3s2 और 3p की 3 लिख दिया। ये क्या हो गया मेरा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हो गया। उसी प्रकार से आर्सेनिक स्टार्ट करूंगा तो आर्सेनिक से पहले नियॉन के बाद में क्या आता है, क्रिप्टॉन आता है, नियॉन के बाद में क्रिप्टॉन आता है, सॉरी आर्गन आता है, नियॉन के बाद में क्या आता है, आर्गन आता है। तो आर्गन तक मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पहले से भर दिया, मतलब आर्गन तक इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या है, भरा हुआ है। मतलब 1s की स्क्वायर 2s की स्क्वायर 2p की 6 3s की 2 और 3p की 6, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। उसके बाद में अपने आर्सेनिक स्टार्ट करें तो 4s2, अपने को पता है 4s2 के बाद में इलेक्ट्रॉन 3d में बनने स्टार्ट होते हैं, तो 3d क्या हो जाएगा 10, उसके बाद में 4p3। ये किसका इलेक्ट्रॉनीय विनाश हो जाएगा, आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनीय विनाश हो जाएगा। उसी प्रकार से अब अपने किसके देखेंगे, एंटीमनी का। तो आर्गन के बाद में क्या आता है, क्रिप्टॉन आता है। तो क्रिप्टॉन तक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनीय विनाश पूरा भरा हुआ मिल जाएगा। मतलब क्रिप्टॉन का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इससे पहले क्या हो जाएगा, पूरा भरा हुआ मिल जाएगा। 1s की स्क्वायर 2s की स्क्वायर 2p की 6 3s की स्क्वायर 3p की 6 4s की 2, उसके बाद 3d की 10 और 4p की 6। यहाँ तक क्या क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनीय विनाश होता है। यहाँ तक मतलब इलेक्ट्रॉनीय विनाश अपनों ने क्रिप्टॉन लिख दिए, यानी क्रिप्टॉन तक पहले क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनीय विनाश लिखा जा सकता है। उसके बाद में डायरेक्ट क्या करेंगे, 5s की 2 4d की 10, उसके बाद में 5p की 3। ये किसका हो जाएगा, अपना एंटीमनी का इलेक्ट्रॉनीय विनाश हो जाएगा। उसके बाद में किसका आता है, बिस्मिथ का। बिस्मिथ के लिए क्या होता है, जिनोन आ जाएगा। जिनोन तक इलेक्ट्रॉनीय विनाश पहले पूरा भरा हुआ है। उसके बाद में फिर वही 6x की 2, उसके बाद में 4f स्टार्ट हो जाएगा, 4f के 14, 4f के 14 के बाद में 5d के 10 और उसके बाद में 6p की 3। ये किसका इलेक्ट्रॉनीय विनाश होता है, तो ये बिस्मिथ का इलेक्ट्रॉनीय विनाश होता है। ये मैंने इसलिए लिखे हैं पहले नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन, ताकि एक लंबी टाइप से श्रृंखला ना बन जाए। मतलब ऐसे 1s2 2s2 ऐसे दिखाते जाएंगे तो बहुत बड़ी बन जाएगी। ये शॉर्ट फॉर्म होती है कि आर्गन तक क्या इलेक्ट्रॉनीय विनाश भरा हुआ है, आर्गन के बाद में ये स्टार्ट हो गया। क्रिप्टॉन तक इलेक्ट्रॉनीय विनाश भरा हुआ है, उसके बाद में ये स्टार्ट हो गया। जिनोन तक क्या इलेक्ट्रॉनीय विनाश पहले दिखा दिया, मतलब जिनोन तक क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनीय विनाश आएगा, उसके बाद में ये लाइन और ऐड होगी उसके साथ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं अपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और इससे क्या बोलते हैं, एंटीमनी और बिस्मिथ का इलेक्ट्रॉनीय विनाश होता है। अपने चेक करते हैं, 2p की 3 3p की 3 4p की 3 5p की 3 और 6p की 3। मतलब जो इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनीय विनाश था, यानी p ऑर्बिटल में कितने आने चाहिए थे, 3 आने चाहिए, वो सभी में क्या हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आपसे पूछ ले कि वर्ग संख्या 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विनाश का सूत्र लिखिए, तब आपको ये लिखना है। और आपको कोई पर्टिकुलर पूछ ले कि आर्सेनिक का बताइए या फिर एंटीमनी का बताइए, तब आप इसे क्या करोगे, ऐसे दिखाओगे। मतलब इलेक्ट्रॉनीय विनाश पूरा लिखोगे यहाँ, यानी यहाँ इस टाइप से क्या करोगे, शो करके दिखाओगे कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनीय विनाश होता है। जैसे आर्सेनिक का पूछ लिया या फिर किसका पूछ लिया, एंटीमनी का पूछ लिया। तो ठीक है, ये इनका क्या था, जनरली इलेक्ट्रॉनीय विनाश था। अब आते हैं कि ये जो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है और बिस्मिथ होता है, इनके लिए नेचर के अंदर कैसे प्रेजेंट है, यानी प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं। अगर इनको देखते हैं तो अपने जो धातु वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो धातु वाले चैप्टर के अंदर अपनों ने पता है कि जितने भी धातुएं होती है, वो ज्यादातर क्या करते हैं, भूपर्पट्टी से खोद कर निकाले जाते हैं खनिज के रूप में। फिर उनका सांद्रण किया जाता है, एस्क बनाया जाता है। फिर वो प्रक्रिया द्वारा एस का सांद्रण, गलन होता है, फिर विद्युत चुम्बकीय प्रकृति होती है, सारे करके अपने क्या करते हैं, लास्ट में धातु है, धातु का फाइंड आउट करते हैं। तो जितने भी नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, उसके बाद में कौन सा होता है, आर्सेनिक हो गया, बिस्मिथ हो गया, सॉरी एंटीमनी हो गया और बिस्मिथ हो गया, और कौन सा हो गया, बिस्मिथ हो गया। इनकी जब बात करते हैं कि ये प्रकृति में कैसे मिलता है, तो अपने को पता है कि नाइट्रोजन होता है तो ये वायुमंडल में मुख्य रूप से 78% पाया जाता है। 78% वायुमंडल में क्या होता है, ये प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन N2 के रूप में रहता है। इसके अतिरिक्त अगर जमीन पर बात करते हैं तो नाइट्रोजन के 2 इंपॉर्टेंट क्या है, अयस्क है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि खनिज है, जिनका सूत्र पूछ लिया जाता है। जैसे इंडियन साल्टपीटर
इंडियन साल्ट पीटर, दूसरा है इंडियन साल्ट पीटर, दूसरा चिल्ली साल्ट पीटर, चिल्ली साल्ट पीटर, साल्ट पीटर। ये क्या है? दो इसके ऐसे बोल सकते हैं कि स्रोत है, खनिज है। मतलब दो खनिज कौन कौन से इसके? इंडियन साल्ट पीटर है। इंडियन साल्ट पीटर का फॉर्मूला है, इंडियन साल्ट पीटर का फॉर्मूला KNO3 है, जिसे अपने क्या बोल देते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट बोल देते हैं। और चिल्ली साल्ट पीटर का फॉर्मूला है NaNO3, जिसे अपने क्या बोल देते हैं? सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन पूछता है हमेशा इंडियन साल्ट पीटर और चिल्ली साल्ट पीटर का सूत्र बताइए। तो इंडियन साल्ट पीटर का फॉर्मूला जिसे अपने सामान्य नाम से भी जानते हैं, कौन से नाम से जानते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में जानते हैं। और चिल्ली साल्ट पीटर को अपने सोडियम नाइट्रेट के रूप में जानते हैं। तो यही क्या होते हैं? इनके फॉर्मूले होते हैं, इंडियन साल्ट पीटर के और चिल्ली साल्ट पीटर के। तो ये थोड़े से ध्यान रखना। इससे क्या होता है? इनके जो अपने जमीन से यानी अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट से क्या करते हैं? खनिज निकालते हैं। खनिज का जब सांद्रण यानी खनिज को जब एस में कन्वर्ट करते हैं तो दो टाइप से ये यौगिक मिल जाते हैं। कौन सा? इंडियन साल्ट पीटर और चिल्ली साल्ट पीटर। इंडियन साल्ट पीटर को पोटेशियम नाइट्राइट और चिल्ली साल्ट पीटर को सोडियम नाइट्राइट कह देते हैं। फिर इनसे क्या किया जाता है? वही विधि चलाते हैं, जाग प्लावन विधि या अन्य मेथड, प्रभाज्य आसवन, जो भी अपने को धातु क्रम में देखा है कि यौगिक को कैसे यानी जो एस का होता है, एस के कैसे धातु है, धातु क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। उसके बाद में इनको क्या कर लिया जाता है? इनसे नाइट्रोजन वो क्या कर लिया जाता है? पृथक कर लिया जाता है। तो भूपर्वती के अंदर ये दो खनिजों के रूप में मिलते हैं, इंडियन साल्ट पीटर और चिल्ली साल्ट पीटर। इनके फॉर्मूले ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद में जब अपने किसकी बात करते हैं? फास्फोरस की बात करते हैं। तो फास्फोरस मुख्यतः एक एपेटाइट फैमिली होती है, उनसे प्राप्त होता है। एपेटाइट फैमिली से मिलता है, एपेटाइट परिवार से मिलता है। एपेटाइट परिवार का फॉर्मूला क्या होता है? जिसे फैमिली बोल देते हैं। एपेटाइट के रूप में क्या होता है? ये भूपर्वती के ऊपर पाया जाता है, जिसका जनरली फॉर्मूला होता है Ca3PO4 डॉट में कैल्शियम, साथ में इसकी क्या आ जाएगा? X2 आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा? X2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसे क्या बोल देते हैं? अपने एपेटाइट बोल देते हैं, एपेटाइट। अब X की जगह अगर मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ कौन सा? क्लोरीन यूज कर लेता हूँ, तो इसे क्या बोल दूंगा? क्लोरो एपेटाइट बोल दूंगा। X की जगह अगर मैं क्या यूज कर लेता हूँ? फ्लोरीन यूज कर लेता हूँ, तो इसे क्या बोल दूंगा? फ्लोरो एपेटाइट यूज कर लूंगा। X की जगह अगर मैं किसे हाइड्रोक्सी समूह यूज कर लूँ, तो इसे क्या बोल दूंगा? हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोल दूंगा। तो क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे पूछता है कि फ्लोरो एपेटाइट का फॉर्मूला लिखिए। तो फ्लोरो एपेटाइट के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? Ca3PO4 फिर कैल्शियम, फिर फ्लोरो की जगह F2 लगा देंगे। उसी प्रकार से अगर आपसे क्लोरो का पूछ ले तो क्लोरो के लिए क्या लगाओगे आप? Ca3PO4 कैल्शियम, उसके साथ में Cl2 लगा दोगे। इसे क्या बोल देंगे? क्लोरो एपेटाइट बोल देंगे। हाइड्रोक्सी एपेटाइट के लिए क्या करोगे? लास्ट में हाइड्रोक्सी समूह क्या कर दोगे? X की जगह अटैच कर दोगे। तो ये क्या होता है? जो अपना फास्फोरस है, ये क्या होता है? पाया जाता है। जो भूपर्वती होती है, अर्थ क्रस्ट होता है, वहां पर कौन से? एक एपेटाइट फैमिली के रूप में मिलता है। और एपेटाइट फैमिली का जो फॉर्मूला होता है सामान्यतः वो क्या होता है? Ca3PO4 की ट्वाइस 2 Ca और X2। X की जगह अगर क्लोरीन लिख रहे हो तो क्लोरो एपेटाइट बोल देंगे। X की जगह फ्लोरीन यूज कर रहे हो तो फ्लोरो एपेटाइट बोल देंगे। और हाइड्रोक्सी यूज कर रहे हो तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोल देंगे। इसके अतिरिक्त जो ये फास्फोरस होता है और भी कई चीजों में पाया जाता है, जैसे फास्फोप्रोटीन में अपने जो शरीर होता है उसमें फास्फोप्रोटीन के रूप में मिलता है। एग्स होते हैं, मिल्क होते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है? फास्फोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। और जो शेष रह जाते हैं, आर्सेनिक हो गया, बिस्मिथ हो गया, ये क्या करते हैं? जो सल्फेट खनिज होते हैं उनमें क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। अपने को सिर्फ दो चीज इनमें क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। एक तो इंडियन साल्ट पीटर का ध्यान रखना है, इंडियन साल्ट पीटर का ध्यान रखना है, साल्ट पीटर जिसका फॉर्मूला क्या होता है? KNO3 होता है। और एक अपने को ध्यान रखना है यानी दूसरा जो आता है चिल्ली साल्ट पीटर का ध्यान रखना है, चिल्ली साल्ट पीटर जिसका फॉर्मूला क्या होता है?
सोडियम नाइट्रेट होता है। और एक अपने को क्या ध्यान रखना है, एपेटाइट का ध्यान रखना है। जैसे फ्लोरो एपेटाइट लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, फ्लोरो एपेटाइट, ये फॉर्मूले अपने को क्या रखने, ध्यान में रखने। जैसे फ्लोरो एपेटाइट का Ca3PO 4 की 2 CaF2, ये क्या होता है, फ्लोरो एपेटाइट का फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार से क्लोरो दे दे तो क्लोरो लगा देंगे, हाइड्रोक्सी दे दे तो हाइड्रोक्सी लगा देंगे। ये तीन फॉर्मूले अपने को इस वर्ग संख्या 5 के अंदर 15 के अंदर याद रखने। ये 15 के अंदर अपने को तीन फॉर्मूले याद रखने, इंडियन साल्टपीटर, चिल्ली साल्टपीटर और फ्लोरो एपेटाइट के। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनमें इनके पाए जाते हैं मुख्यतः खनिज होते हैं, वो यही खनिज है। इनके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाते हैं। और शेष जो रह जाते हैं वो सल्फेट खनिज के रूप में अपने क्या कर लेते हैं, उनके अंदर आर्सेनिक हो गया, बिस्मिथ हो गया, ये क्या हो जाते हैं, अपने को मिल जाते हैं। उसके बाद में सेकंड इनका आता है, इनकी सामान्य जो अपने देखते हैं कि आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं। आयनन एंथैल्पी का क्रम आ जाता है, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। सबसे पहले ये आयनन एंथैल्पी होती क्या है, तो अपने को पता है कि कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु से अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निकालना है। परमाणु को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी अपने देंगे उस एनर्जी को अपने क्या बोल देते हैं, आयनन एंथैल्पी बोल देते हैं। किसी परमाणु के लास्ट वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे अपने किस में काउंट कर लेते हैं, आयनन एंथैल्पी में काउंट कर लेते हैं, या फिर आयनन विभव बोल देते हैं इसे। ठीक है, ये अपनों ने देखा था कि आयनन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है। तो किसी परमाणु होगा, उस परमाणु के जो लास्ट वाला ऑर्बिटल होगा, उस लास्ट वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी की मात्रा को काउंट कर लेंगे। उस एनर्जी की मात्रा को काउंट करने के बाद में जो मात्रा निकल कर आई है उसे अपने क्या बोल देते हैं, आयनन एंथैल्पी बोल देते हैं। और इसे किससे शो ऑफ करते हैं, तो डेल एच से। डेल एच 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, डेल एच 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, डेल एच 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। प्राथमिक आयनन एंथैल्पी, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, तृतीयक आयनन एंथैल्पी, ये अपने को पता है कि इसे क्या करते हैं, आयनन एंथैल्पी को डेल एच से शो करते हैं। और इसके साथ में फर्स्ट लगा है तो इसे प्राथमिक आयनन एंथैल्पी, मतलब परमाणु क्या है, उदासीन है, उस उदासीन परमाणु से अपने को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। फिर सेकंड आयनन एंथैल्पी का मतलब कि परमाणु से पहले से अपनों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है, अब उस उदासीन के बजाय वो कौन सा परमाणु होगा, धनायन हो गया, मतलब अब क्या करेंगे, धनायन से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। फिर थर्ड का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुके हैं, उस पर चार्ज कौन सा हो गया, डबल हो गया, मतलब जैसे ऐसे कह सकता हूँ कि Mg है, Mg से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये क्या हो गया, Mg प्लस हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, Mg2 हो गया। फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो Mg3 हो गया। ये अपनों ने देखा था। तो सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी किसकी निकल के आती है, 3 की निकल के आती है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यानी पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, उसके बाद में तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। यही क्या होते हैं, इनकी आयनन एंथैल्पी को शो करते हैं इससे। बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा अपना कि आयनन एंथैल्पी को इससे शो करते हैं। आयनन एंथैल्पी का मीन होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने से, और इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब है कि लास्ट वाले ऑर्बिटल से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उतनी ज्यादा क्या होगी, आयनन एंथैल्पी उसकी ज्यादा होगी। और एनर्जी ज्यादा कब लगेगी, जब कोई परमाणु का आकार जितना छोटा होगा, या फिर परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होगा उन पर नाभिक आकर्षण ज्यादा होगा। इस आधार पर अपने क्या करते थे, डिसाइड करते थे आयनन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है। तो अब अपने चेक करते हैं वर्ग संख्या 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का क्रम क्या होता है जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं। तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, उसके साथ में कौन सा है, एंटीमनी और बिस्मिथ है। ये क्या है, 5 अपने एलिमेंट्स है। अपने को पता है नाइट्रोजन का सबसे छोटा आकार होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, छोटा आकार होता है। ये नाइट्रोजन का मैंने आकार दिखा दिया। फिर जैसे जैसे वर्ग में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, आकार बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे अपने क्या करते जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं आकार बड़ा होता जाता है। क्यों होता जाता है, क्योंकि अपने को पता है कि वर्ग में नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ रही है तो मतलब क्या हो रहा है कि जो लास्ट वाले ऑर्बिटल से नाभिक के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और लास्ट वाले ऑर्बिटल से नाभिक के बीच की दूरी बढ़ने का मतलब उसकी परमाणविक त्रिज्या बढ़ रही है, और परमाणविक त्रिज्या किसको शो ऑफ करती है, परमाणु के आकार को दिखाती है। तो जैसे जैसे क्या करते हैं, अपने वर्ग से ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है।
और परमाणु का जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा, अपने को पता है कि लास्ट वाले ऑर्बिटल पर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले इन इलेक्ट्रॉनों पर वो क्या करेगा, इनके जो पूरा ये जो कक्षा कोश है ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन से पूरा भर गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाभिक क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इन और अपनी ओर आकर्षित करेगा तो सेकंड वाले जो होगा यानी दूसरा कोश होगा उस पर क्या होगा, उसका कम आकर्षण होगा। वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो कोश क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और कोशों में इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे, जिससे नाभिक का आकर्षण क्या होता जाएगा, इन पर सीमित होता जाएगा, और लास्ट वाला जो ऑर्बिटल होगा उस पर क्या होता जाएगा, आकर्षण कम होता जाएगा। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो विस्मित होता है वो सबसे लास्ट में, यानी नाभिक से इसका लास्ट वाला जो ऑर्बिटल हो वो बहुत ज्यादा दूरी पर आ जाता है। बहुत ज्यादा दूरी पर आने के कारण नाभिक का आकर्षण इतना नहीं रहता, आकर्षण इतना नहीं रहने के कारण आसानी से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाता है, जिसके कारण इसकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे कम होती है। छोटा आकार होने के कारण नाभिक का आकर्षण फिर इन पर क्या होता है, ज्यादा होता है नाइट्रोजन में। क्यों? क्योंकि छोटा आकार है, जितना छोटा आकार होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, नाभिक का आकर्षण होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी फैमिली है किसी घर में, तो अपने को पता है उसका आकर्षण उन पर यानी उनके जो बच्चे होंगे उन पर क्या होगा, माता पिता का ज्यादा ध्यान होगा कि बच्चे कहीं गलत लाइन में न चले जाएं, कहीं स्टडी में ज्यादा डिस्टर्ब मत हो जाए, ज्यादा कोई तनाव ना ले लें। तो वो दिन बाय दिन उनका क्या करते रहते हैं, अपडेट लेते रहते हैं कि बेटा तू कैसा है पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे ही क्या हो जाती है, फैमिली बढ़ जाती है, ताता चाचा ताऊ काका ये सभी एक साथ रहने लग जाते हैं, तो उनमें पता नहीं चलता कि कौन लड़का है, वो कैसा क्या कर रहा है, कहाँ पर जा रहा है, यानी इतनी ज्यादा क्या नहीं रह पाती, उस पर ध्यान नहीं दे पाता जितनी ज्यादा फैमिली होती है। उसी टाइप से यहाँ पर ये भी मेथड अप्लाइड कर सकते हैं अपने, कि एक टाइप से क्या हो रहा है कि वैसे वैसे कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण और कोषों की संख्या बढ़ने के कारण आकर्षण क्या होता जा रहा है, जो नाभिक का उनके पास वाले इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होता जा रहा है, जो लास्ट वाले हैं उन पर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जितना कम होगा उतनी ज्यादा आसानी से वो क्या हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो आयनन एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है, नाइट्रोजन की होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा है। जितना छोटा तो उतने ज्यादा क्या होगा, नाभिक का आकर्षण, और उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। फिर उसके बाद में फास्फोरस आता है, उसके बाद में आर्सेनिक, उसके बाद में कौन सा आता है, एंटीमनी, और लास्ट में कौन सा आता है, बिस्मिथ। मतलब बिस्मिथ की जो आयनन एंथैल्पी का मान होता है वो वर्ग संख्या 15 में सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। ये बात कर रहे हैं अपने वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तब की, ठीक है। दूसरा मेथड अगर अपने को ये अप्लाई नहीं कर रहे हो तो दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे अगर कोई बच्चा घर से दूर होता जाता है, मतलब बाहर पढ़ने जाता है, तो वहां पर माता पिता ओनली कॉलिंग द्वारा क्या करते हैं, उसे अपडेट करते हैं कि कैसे तेरी स्टडी चल रही है। रियलिटी में वहां पर एक दो बार उनका क्या होता है, जाना होता है। अब वो कहीं भी आ जा सकता है, आजाद होता है, क्योंकि उस पर उतना आकर्षण नहीं होता घर वालों का। और एक क्या हो रहा है कि वो घर के पास ही रहता है, यानी घर में ही रह रहा है, तो घर में रह रहा है तो कहीं भी आने जाने के लिए उसे क्या करनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर परमिशन किससे लेगा, वो नाभिक से लेगा, और नाभिक का पता है वो इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज्यादा, यानी कहने का मतलब अट्रैक्टिव करता है, जाने नहीं देता कहीं। जैसे जैसे यहाँ दूरी बढ़ती जा रही है, मतलब नाभिक से उनका ध्यान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो वो आसानी से क्या होते जाते हैं, निकलते जाते हैं। कैसे भी माइंड में सेट करना है, इसे सेट आउट रखना है, क्योंकि आयनन एंथैल्पी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनको अपने को क्या रखना है, क्रम में रखना ही होगा। और क्रम में रखने के लिए यही एक मेथड होता है कि आकर्षण कम होगा उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, वो निष्कासित हो जाएगा, ठीक है। तो ये आयनन एंथैल्पी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने का क्या था, क्रम था। उसके बाद में जब आयनन एंथैल्पी को अपने क्या करते हैं, आवर्त में देखते हैं, यानी 14वें आवर्त से बात करते हैं, 15वां और 16वां। 14वें के कौन सा, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। अपने को पता है कि आवर्त सारणी में जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं, जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता जाता है, आकार कम होता जाता है, आकार घटता है। आकार क्या होता है, घटता है। आकार घटता है तो मतलब नाभिक आकर्षण क्या होता जाता है, बढ़ता है। नाभिक आकर्षण बल क्या होता जाता है, नाभिक आकर्षण क्या होता जाता है, Na।
न्यूक्लिक अट्रैक्शन क्या होता जाता है, नाभिक आकर्षण इलेक्ट्रॉन पर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। नाभिक आकर्षण जितना ज्यादा बढ़ेगा अपने को पता है उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। अपने को पता है कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन आता है, और एक ही आवर्त में यानी एक ही कोष में क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, एक ही कोष में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे आकार क्या होता जाता है, उसका छोटा होता जाता है। जैसे इसमें 2p की 2 था, इसमें 2p की 3, इसमें 2p की 4, फिर जैसे 17वां आता है फ्लोरीन का 2p की 5। मतलब एक ही कोष के अंदर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो मतलब नाभिक का आकर्षण बढ़ता जा रहा है, ये चीज अपनों ने पता है। तो नाभिक का आकर्षण बढ़ रहा है तो मतलब आकार छोटा हो रहा है, और छोटे आकार पर इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है। तो नाइट्रोजन का आकार कार्बन की तुलना में क्या होने पर, छोटा होने के कारण नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर क्या होता है, नाभिक का आकर्षण ज्यादा होता है, और ज्यादा आकर्षण होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जिसके कारण नाइट्रोजन के आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कार्बन से ज्यादा होता है। फिर इसी क्रम में देखें तो ऑक्सीजन की भी आयनन एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अपने को पता है कि इनके जो क्रम होती है, क्रम में अनियमितता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, जब इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास चेक करते हैं तो ये कौन सी अवस्था में आता है, अर्धभरित अवस्था में आता है, अर्धभरित अवस्था में आता है। और ये कौन सी अवस्था में आता है, आंशिक भरित अवस्था में आता है। और अपने को पता है कि अर्धभरित अवस्था आंशिक भरित अवस्था से क्या होती है, ज्यादा स्थायी होती है, और ज्यादा स्थायी होने के कारण ये क्या नहीं करते, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते, और आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देने के कारण इनका जो आकर्षण होता है, इनके जो आयनन एंथैल्पी का मान होता है वो ऑक्सीजन से भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कार्बन और नाइट्रोजन में तो डिस्कस अपने ने इस आधार पर कर लिया कि नाइट्रोजन क्या है, आकार छोटा है, छोटे आकार के कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता, जबकि कार्बन का आकार क्या है, नाइट्रोजन की तुलना में बड़ा है। जबकि सेकंड क्वेश्चन वो पूछ लेता है, जबकि ऑक्सीजन का आकार तो छोटा होता है लेकिन फिर भी इसके आयनन एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन से क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास चेक करते हैं तो वो कौन सा, आंशिक भरित अवस्था में आता है, और जबकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास चेक करते हैं तो वो अर्धभरित अवस्था में आता है। अर्धभरित अवस्था आंशिक भरित अवस्था से ज्यादा स्थायी होती है। अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता, जबकि दूसरी ओर ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भर के देखते हैं तो अपने देखते हैं कि एक ही कक्षक में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इनकी अवस्था कौन सी आ जाएगी, इनकी अवस्था कौन सी आ जाएगी, अगर एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो इनकी अवस्था अपने कह सकते हैं ना, अर्धभरित अवस्था में आ जाएंगे। ऑक्सीजन क्या करने के लिए, अर्धभरित अवस्था में आने के लिए आसानी से क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर देता है, जबकि नाइट्रोजन अर्धभरित अवस्था में पहले से ही होता है, और अर्धभरित अवस्था में होने के कारण ज्यादा स्थायी होता है, और ज्यादा स्थायी होने के कारण ये ऑक्सीजन से ज्यादा आयनन एंथैल्पी रखता है, क्योंकि अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता। जबकि ऑक्सीजन क्या होता है, आंशिक भरित अवस्था में होता है, इसके एक ही कक्षक में, एक ही कक्षक मतलब ये px कक्षक हो गया, एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होते हैं, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन निकाल भी देता है तो वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, नाइट्रोजन के समान अर्ध